हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 4 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए थे। तो यदि आप लोग पिछला चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि पिछला चारों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आज का जो यह क्लास है इस चैप्टर का 5वां क्लास है, और आज के इस क्लास में यानी कि आज के इस वीडियो में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी कि जितने सारे भी शेष क्वेश्चन बच गए हैं सारे क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। हम आपको बताए थे कि महात्मा गांधी 3 आंदोलन किए थे, जिसमें वह सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। जिसमें सबसे पहला था असहयोग आंदोलन, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज हम लोग सबसे अंतिम आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों से यह बोला गया था कि तुम लोग अब भारत छोड़ दो और भारत छोड़ करके अपने देश में चले जाओ और हमें आजाद कर दो। तो चलिए आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ही पढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जीके सागर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में दिया हुआ है, और वहां से जा करके आप लोग जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह चीज तो हम आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, सबसे शुरू में ही बताए थे कि यह आंदोलन किनके द्वारा किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसका एक ही लक्ष्य था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाना, यानी कि भारत से अंग्रेजों को मिटाना। जो अंग्रेज यहाँ पर कब्जा किए हुए थे उनको मिटाना। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था, यानी कि यह सबसे अंतिम आंदोलन था, आखिरी आंदोलन था। और इसमें गांधी जी बोल दिए थे कि या तो करो या फिर मरो, यानी कि चाहे तो हमें आजादी दिला देना है या फिर मर जाना है। इसी को बोला गया करो या मरो। इसमें 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी कि जब यह आंदोलन चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसमें 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था तथा हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इतने आसानी से तो अंग्रेज यहाँ पर छोड़ करके जाने वाले थे नहीं, और यह सबसे अंतिम आंदोलन था गांधी जी के द्वारा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसलिए बहुत जम करके लड़ाई हुई, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई और साथ ही साथ 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि यह 1942 ईस्वी को हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गांधी जी कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी के द्वारा ही यह आंदोलन को शुरू किया गया था। और यह आंदोलन क्यों हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाने के लिए यह आंदोलन हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसमें 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। तो यह वाला प्रश्न तो आप लोग भली भांति समझ गए। अब चलिए हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा। तो राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह, आप सभी लोगों को पता है कि गांधी जी ने किया था चंपारण सत्याग्रह, तो यहाँ पर भी उनका मुख्य योगदान है। और उसके बाद दांडी मार्च जिसको कि नमक सत्याग्रह के नाम से
से हम लोग जानते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अभी हम आपको पढ़ाए, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। तो यह सारे चीज आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं और बस उसी चीज को लिख देना है। तो हम ज्यादा समझाने वाले नहीं है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो हम आपको समझा चुके हैं, दांडी मार्च के बारे में समझा चुके हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में समझा दिए हैं। तो ज्यादा विशेष समझाने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज को बार बार बताना अच्छी बात नहीं है, और यहां पर बताने से आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी समय बर्बाद होगा। इसलिए बस सिर्फ एक बार हम पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आप लोग चंपारण सत्याग्रह वाले वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे तो फिर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद भी होगा। तो कह रहा है कि अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। सारा कुछ हम आपको पहले बता दिए हैं। और इसमें बिहार और बंगाल के किसान अपने अपने धान, गेहूं और मक्का की खेती करना चाहते थे। यानी कि बिहार और बंगाल के किसान अपने अपने खेत में धान, गेहूं और मक्का की खेती करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज लोग जबरदस्ती यह कानून बना दिए थे कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। अब लोग नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि नील एक प्रकार का एक ऐसा फसल होता था जिसको जिस खेत में लगाया जाता था उस खेत के उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देता था और किसान की स्थिति एकदम दयनीय हो गई। यानी कि नील लोग इसलिए नहीं उपजाना चाहते थे क्योंकि नील जिस खेत में लगता था उस खेत की उर्वरा शक्ति को बिल्कुल समाप्त कर देता था। यानी कि एक बार नील लग जाता था तो फिर दोबारा उसमें कोई फसल नहीं होता था। इसलिए लोग नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज लोग यह जबरदस्ती कानून बना दिए कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना जरूरी है। तो बिहार और बंगाल के किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। बिहार और बंगाल के किसान रोने लगे, जिसे देख करके राजकुमार शुक्ला को न रहा गया और उसने जल्दी से गांधी जी को बुलाया और गांधी जी के कहने पर अवैध वसूली 25% और 3 कठिया प्रणाली को वापस ले लिया गया। 3 कठिया प्रणाली के बारे में हम आपको बताए थे कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना जरूरी हो गया था। इसे ही 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज के बारे में आप लोग पहले से जान रहे होंगे, क्योंकि हम आपको दूसरे या तीसरे पार्ट के वीडियो में बता चुके हैं। अब उसके बाद गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था दांडी मार्च, जिसके बारे में हम आपको बताए थे कि इसका शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से इसका शुरुआत हुआ, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी जी ने दांडी के तट पर पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और अंग्रेजों से कहा कि नमक पर जो टैक्स लगाए हो उसे वापस कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो दांडी मार्च के बारे में भी हम आपको बताए हैं, और अभी अभी हम आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी बताए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसका एक ही लक्ष्य था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाना है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया, जिसमें 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। तो 3 आंदोलन के बारे में हम आपको बताए, और यह 3 आंदोलन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि आपसे प्रश्न में यही पूछ रहा था कि गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, तो इसका जवाब यही हो जाएगा कि गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ, दांडी मार्च हुआ जिसको कि नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आप लोग लिख सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताए हैं, असहयोग आंदोलन भी लिख सकते हैं, खिलाफत आंदोलन भी लिख सकते हैं। यानी कि चाहे तो आप बहुत सारे उदाहरण देकर के लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि 3 के बारे में भी आप लोग लिख देते हैं तो दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न पूरा हो जाता है, इसलिए आप लोग 3 के बारे में जरूर लिखिएगा। तो चलिए, यह वाला प्रश्न तो आप लोग समझ गए।
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणामों को लिखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम आपको बता चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कौन कौन से परिणाम हुए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का रिजल्ट क्या निकला, इस आंदोलन को होने से क्या परिणाम हुआ, यही चीज को पूछ रहा है। तो इसका जवाब होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला है कि इस आंदोलन में वानर सेना तथा मंजरी सेना का प्रयोग किया गया था और प्रभात फेरी के माध्यम से जनता को एकजुट होने का कार्य किया गया। यानी फेरी कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को झुंड बना करके उसमें लोगों को जागरूक किया जाए कि सभी लोग एक हो जाए। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जनता को एकजुट करने का कार्य किया गया। उसके बाद दूसरा परिणाम निकला कि नशीली वस्तुओं के बिक्री पर रोकथाम, यानी कि जितने सारे भी शराब का दुकान था, दारू का दुकान था, वह सभी नशीली पदार्थ के दुकानों को बंद कर दिया गया। उसके बाद तीसरा परिणाम निकला कि महिला इस आंदोलन में भाग लेकर के समाज का विस्तार किया। ठीक है, महिलाएं जो थी वह इस आंदोलन में भाग लेकर के समाज का विस्तार किया। उसके बाद चौथा परिणाम निकला कि भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना को जगाया गया और पांचवा कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को पारित किया गया। तो कुल मिलाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन के यही 5 प्रमुख परिणाम है, जिसमें सबसे पहला हम आपको बताएं कि जनता को एकजुट किया गया, दूसरा नशीली वस्तुओं के बिक्री को रोकथाम किया गया, तीसरा महिलाएं इस आंदोलन में भाग लेकर के समाज का विस्तार की, उसके बाद चौथा कि भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना को जगाया गया और पांचवा 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को पारित किया गया। तो कुल मिलाकर के यह वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग एक नज़र में जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब उसके बाद हम आपको बताते हैं गांधी इरविन समझौता के बारे में। यहाँ पर प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता क्या है। नाम से आप लोग इतना तो जरूर समझ रहे होंगे कि गांधी इरविन समझौता, यानी कि गांधी जी और इरविन के बीच में कोई समझौता हुआ, उसी को गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो अब जाहिर सी बात है कि समझौता क्यों होगा भाई, आखिर अंग्रेजों के साथ समझौता क्यों होगा, कुछ ना कुछ बात को लेकर के हुआ होगा कि हमें आजाद कर दो, तुम अपना फैसला वापस लो, यही सब बात हुआ होगा। तो बिल्कुल यही सब बात हुआ है, चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो कह रहा है कि गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है और इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। यानी कि गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम दिल्ली समझौता भी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि इस गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पहला उद्देश्य था नमक बनाने की आज़ादी। यानी कि पहला उद्देश्य यही था कि अभी तक सिर्फ नमक जो अंग्रेज बना रहे थे और उस पर मनमाना टैक्स वसूल रहे थे, तो यह बोला गया कि भारतीयों को भी नमक बनाने की आज़ादी दी जाए। उसके बाद दूसरा कि जितने सारे भी भारतीय लोगों को कैदी बनाया गया है, यानी कि जिनको जेल में डाल दिया गया है जबरदस्ती, उनको रिहा कर दिया जाए। उसके बाद तीसरा है कि लूट के धन को वापस कर लिया जाए, यानी कि अंग्रेज लोग जितने सारे भी धन को लूटे थे यहाँ से, उसको वापस कर दें। और उसके बाद चौथा है कि दमन चक्र की नीति बंद कर दी जाए, यानी कि जिस प्रकार से भारतीय लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, यह सारे अत्याचार को बंद किया जाए। तो कुल मिलाकर के गांधी इरविन समझौता यही 4 बात को लेकर के हुआ था, जिसमें पहला था नमक बनाने की आज़ादी, दूसरा था कि कैदियों को रिहा कर दी जाए, तीसरा था कि लूट के धन को वापस कर लिया जाए और चौथा था कि दमन के चक्र की नीति को बंद कर दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि गांधी इरविन समझौता के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। डेट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। तो चलिए
अब हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि गांधी काल क्या है, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में गांधी युग भी बोलते हैं। हम आपको बताए थे कि सन 1919 से लेकर के 1947 तक का जो समय है, यह बीच के समय को ही गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1919 से लेकर के 1947 तक के बीच में महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन किए गए। ठीक है, बहुत सारे आंदोलन, और जितने सारे आंदोलन किए गए सभी के बारे में तो हम आपको पढ़ा दिए। तो अब सभी लोगों को भी यह लगने लगा होगा कि हाँ, गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे देश के आज़ादी में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सन 1919 से लेकर के 1947 तक के समय को ही गांधी काल कहा जाता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद एक प्रश्न बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वह कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वह लंदन में हुआ था और जॉर्ज पंचम के शासनकाल में हुआ था। और कब कब हुआ था, तो पहला 1930 ईस्वी को, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 ईस्वी को, जिसमें गांधी जी भी भाग लिए थे। यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, जो कि लंदन में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए सबसे आखिरी प्रश्न है आपके इस चैप्टर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। जो अभी आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना कैसे हुई थी। इसको पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता था। तो इसकी स्थापना कैसे हुई और क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व कोई भी संस्था नहीं थी, फिर भी लोगों का विकास किया जा रहा था। यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, इसके पहले भारत में कोई भी संस्था नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों का विकास तो हो रहा था। तथा इलवट बिल, शस्त्र अधिनियम और भारतीय लोगों की प्रक्रिया को देखते हुए एक राजनीतिक संस्था के गठन का अभाव हुआ और 1984 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया। यानी कि बहुत सारे यहाँ पर भेदभाव किए जा रहे थे भारतीयों के साथ, और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि एक ऐसा राजनीतिक दल बनाया जाए जो इन सभी बातों को स्पष्ट रूप से रख सके। और इसलिए 1984 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया गया। और इस संघ के अधिवेशन की घोषणा पहले पूना में किया गया, परंतु अचानक एक प्लेग रोग फैल जाने के कारण इसकी बैठक गोकुल दास संस्कृत तेजपाल कॉलेज बंबई में किया गया। अच्छा, यहाँ पर आया है प्लेग रोग। क्या आप लोग जानते हैं कि प्लेग रोग कैसे फैलता है? यदि जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से जीव के कारण, कौन से जंतु के कारण यह प्लेग रोग फैलता है। जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। ठीक है, तो कह रहा है कि यह जब कांग्रेस पार्टी बना था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, उसके बाद सबसे पहले घोषणा किया गया कि इसका पुणे में एक बैठक होगा। यानी कि इसका अधिवेशन कहाँ होगा भाई, तो पूना में होगा। लेकिन पूना में अचानक एक प्लेग रोग फैल गया, और प्लेग रोग फैल जाने के कारण इसका बैठक कहाँ हुआ, तो गोकुल दास संस्कृत तेजपाल कॉलेज बंबई में। और अंततः 28 दिसंबर 1985 ईस्वी में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी और सचिव A.O. ह्यूम थे। यानी कि और अंत में, यानी कि जब यह अधिवेशन हुआ तो अंत में इसे एक पार्टी बना दिया गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम दे दिया गया। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया, एक पार्टी बन गया, तो इसका कोई ना कोई अध्यक्ष होंगे, कोई ना कोई सचिव होंगे। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया W.C. बनर्जी को। W.C. बनर्जी कहने का मतलब होता है बंकिम चंद्र चटर्जी, आप सभी लोग जानते हैं। और सचिव कौन बने, A.O. ह्यूम बने। तो इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम आपको उद्देश्य के बारे में बताते हैं कि यह जो पार्टी बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि क्यों यह पार्टी बनाया गया। तो सबसे पहला उद्देश्य था कि भारत के लोगों को भाईचारा के संबंध में स्थापित करेंगे। यानी कि जितने सारे भी भारत के लोग हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, उनके
उनके बीच जो भेदभाव है, जो फूट है, उनको एक साथ जोड़ेंगे, उनके बीच में भाईचारा का संबंध बनाएंगे। उसके बाद दूसरा है कि धर्म, वंश, जाति का भेदभाव मिटा देंगे। यानी कि जन्म के आधार पर जो भेदभाव होता है, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसे हम मिटाने का काम करेंगे। और उसके बाद तीसरा है कि समाज का कल्याण करेंगे, जैसा कि सभी पार्टी बोलती है। उसके बाद चौथा है कि एकता एवं अखंडता स्थापित करेंगे। और पांचवा है कि शिक्षा का प्रसार करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टी ऊपर उठने के लिए बहुत बड़े बड़े वादा करती है, और उसी प्रकार से वादा किया गया था कि हम सभी लोगों को मिला देंगे, भाईचारे का संबंध रखेंगे, सभी धर्म, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव को मिटा देंगे, समाज का कल्याण करेंगे, एकता और अखंडता स्थापित करेंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे, यानी कि सभी लोगों को शिक्षित करेंगे। जहां आज तक पूरा भारत शिक्षित नहीं हो सका, उस समय यह वादा किया गया था कि शिक्षा का प्रसार करेंगे। समझिए, यानी कि आजादी के पहले से यह वादा होते आ रहा है कि यहाँ शिक्षा को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक शिक्षा मूल रूप से बढ़ा नहीं है। समझिए हमारा देश कैसा है, हमारे देश की राजनीति कैसी है। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा क्वेश्चन आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, और यहाँ पर आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है, द एंड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे तरीके से एक एक लाइन, एक एक शब्द और एक एक क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और जितना हमसे आसान भाषा में हो सकता था उतना आसान भाषा में करके हम आपको बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आज का यह क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप सभी लोग इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सभी जगह इस वीडियो को शेयर करिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आगे के वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ यदि आप लोग जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके सागर यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।